नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है डीके क्राइम स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपको हर बार एक नई और एक सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी सबसे पहले पहुँचे। राजधानी जयपुर में एक बैंक मैनेजर की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह बैंक से अपने घर लौट रहे थे। इस सड़क बदमाशों ने उनके सीने में 2 गोलियां मारी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर बचा नहीं पाए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। शुरुआत में ना कोई सुराग था और न ही कोई संदिग्ध। बाद में हत्याकांड का राज खुला तो हर कोई हैरान रह गया। 19 सितंबर 2018 का दिन। रोशनलाल जयपुर में गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के पास स्थित सिटी बैंक की शाखा में ब्रांच मैनेजर थे। हमेशा की तरह उस दिन भी ऑफिस में काम करते करते रात के 8:30 बज गए थे। ज़्यादा काम होने के कारण रोशनलाल शाम की चाय भी नहीं पी सके थे। उन्हें जोरों की भूख भी लगी थी और वे जल्द ही घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद डिनर करना चाह रहे थे। रोशनलाल ने बैंक के बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार निकाली और घर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ बैंक का एक स्टाफ भी था। उसे उन्होंने पानीपत चौराहे पर ड्रॉप कर दिया। रोशनलाल जयपुर के करधनी एरिया में गणेश नगर विस्तार कॉलोनी में पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। रास्ते में उन्हें सिगरेट की तलब लगी। घर से करीब 1 किलोमीटर पहले कार रोकी। कार से उतरकर वे दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर के पास एक थड़ी पर सिगरेट लेने गए। सिगरेट पीकर वापस कार में बैठे ही थे कि अचानक स्कूटी पर सवार 2 युवक सामने आ गए। रोशनलाल कुछ समझ पाते इससे पहले एक युवक उनके पास आकर बंदूक निकालता है और उन्हें फायर कर देता है। रोशनलाल को 2 गोलियां लगी। ये घटना करीब रात 9 बजे की थी। फायरिंग की आवाज़ से इलाके में दहशत फैल गई। ये इलाका रोशनलाल के घर के पास था। ऐसे में कुछ लोग उन्हें पहचानते भी थे। लोग रोशनलाल को उनकी ही कार में नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। लोग रोशनलाल को सवाई मानसिंह स्टेडियम ले जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में करधनी पुलिस थाने पर रुककर पुलिस को इस घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद थाने में ही खड़ी सरकारी एम्बुलेंस से एक पुलिसकर्मी के साथ रोशनलाल को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल भेजा गया। साथ ही उनके परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रोशनलाल की पत्नी निर्मला यादव और उनके कुछ सगे संबंधी सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में रात करीब 11:15 बजे रोशनलाल ने दम तोड़ दिया। इधर अब तक बैंक मैनेजर पर हुई फायरिंग की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक दूसरी टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों का पता लगाने के लिए घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस को रात भर की भागदौड़ के बाद भी बदमाशों का कुछ अता पता नहीं चला। केवल इतना ही पता चल पाया कि बदमाश पहले से ही घात लगा करके बैठे हुए थे। वे लोग रोशनलाल का बैंक से लौटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद अगले दिन रोशनलाल के बड़े भाई कोटपुतली निवासी रत्तीराम यादव की रिपोर्ट पर करधनी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने सब घर वालों को सौंप दिया। पुलिस ने रोशनलाल की पत्नी निर्मला सहित परिवार के लोगों और बैंक कर्मियों से पूछताछ कर जानने की कोशिश की कि क्या रोशनलाल की किसी से दुश्मनी थी। पुलिस ने बैंक के उस कर्मचारी से भी पूछताछ की जो रोशनलाल के साथ पानीपत चौराहे तक आया था। उसने बताया कि रास्ते में चिंकारा कैंटीन के पास रोशनलाल के मोबाइल पर एक फ़ोन आया था जिस पर वे कुछ देर तक बात करते रहे। फ़ोन किसका था ये उसे नहीं पता। वो पूरा दिन करीब 100 लोगों से पूछताछ, मौका मुआयना और कैमरों की फुटेज की जांच में ही निकल गया। बावजूद इसके भी रात तक हत्यारों के बारे में कुछ पता नहीं चला। रोशनलाल मूल रूप से जयपुर जिले के कोटपुतली एरिया के रहने वाले थे। उनकी मौत की सूचना मिलने पर उनके गांव से भी कुछ लोग जयपुर आ गए थे। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ करके रोशनलाल के हत्यारों की पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई खास मदद नहीं मिली। पुलिस की अब तक की जांच में 2 से 3 मुख्य बातें सामने आई। एक तो यह कि रोशनलाल बैंक में कमर्शियल वाहनों के लोन मंजूर करते थे। बैंक से लोन देने के अलावा
वह ब्याज पर लोगों को अपना रुपया उधार देते थे। रोशनलाल ने कुछ लोगों को मोटी रकम भी उधार दे रखी थी। इसके अलावा यह भी पता चला कि उनकी अपनी पत्नी निर्मला से अक्सर झगड़ा होता रहता था। निर्मला ने करीब 4 महीने पहले रोशनलाल द्वारा अपने साथ मारपीट की शिकायत भी पुलिस को दी थी। पुलिस इन तीनों एंगलों से इन्वेस्टिगेशन करने में जुट गई। मामले से जुड़े कई सवाल थे जिनके जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिले थे। आखिर बैंक मैनेजर रोशनलाल का मर्डर किसने और क्यों किया? शूटर्स कौन थे? क्या ये मर्डर लेन देन की वजह से किया गया था? मर्डर से पहले रोशनलाल किससे फ़ोन पर बातें कर रहे थे? रोशनलाल और उनकी पत्नी में झगड़े की क्या वजह थी? पुलिस ने रोशनलाल के मकान के आसपास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने एक शख्स उमेश शर्मा पर शक जाहिर किया। पुलिस को उसके मोबाइल नंबर भी दे दिए। उमेश पहले रोशनलाल के पड़ोस में ही रहता था। तब पारिवारिक बातों को लेकर के रोशनलाल और उनकी पत्नी निर्मला और उमेश के बीच कई बार झगड़े होते थे। बाद में उमेश वहां से खुद का मकान खाली करके जयपुर में ही मानसरोवर में रहने लग गया था। उसने गणेश नगर विस्तार के अपने मकान कमरे पर किराए पे दे रखे थे। अपने मकान की देखभाल को लेकर उमेश आए दिन इस कॉलोनी में आता रहता था। पुलिस ने उमेश के मोबाइल नंबरों की लोकेशन खंगाली। उसकी करंट लोकेशन उत्तराखंड आई। वो पुलिस के फ़ोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दे रहा था। बाद में उसने अपना नंबर भी स्विच ऑफ कर लिया था। इससे पुलिस का शक उस पर गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस की मदद से 21 सितंबर को उमेश और उसके 3 साथियों को अल्मोड़ा से पकड़ लिया। पुलिस उमेश और उसके 3 साथियों को जयपुर ले आई। थोड़ी सी पूछताछ में ही उमेश ने पुलिस के सामने कबूल लिया कि रोशनलाल का मर्डर उसी ने करवाया है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने रोशनलाल की हत्या की सुपारी अपने भाई के मार्फत उत्तर प्रदेश के शूटरों को दी थी। उमेश ने बताया कि वो ठेकेदारी करता था। इसी काम के बहाने वे रोशनलाल के मर्डर से करीब 10 दिन पहले उत्तराखंड चला गया था ताकि मर्डर के वक्त उसकी लोकेशन जयपुर में न आए। उत्तराखंड से ही वे मोबाइल के जरिए रोशनलाल की एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए था। उमेश ने पुलिस को बताया कि रोशनलाल के मर्डर की प्लानिंग में उसकी पत्नी निर्मला भी शामिल थी। इस पर पुलिस ने निर्मला को थाने बुलाकर पूछताछ की। निर्मला और उमेश से अलग अलग और आमने सामने बैठाकर पूछताछ में रोशनलाल के मर्डर का राज खुलकर सामने आ गया। दरअसल निर्मला का उमेश से अफेयर था। उसे अपने पति रोशनलाल की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, इसलिए उसने रोशनलाल को तलाक देने के बजाय उसका मर्डर करवाया। रोशनलाल को अपनी पत्नी की बेवफाई का तो पहले से पता था। वो तो निर्मला को उससे प्रेमी से शादी कराने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उमेश कोर्ट नहीं पहुंचा। ऐसे में उमेश और निर्मला की शादी नहीं हो सकी। रोशनलाल यादव जयपुर जिले के कोटपुतली के पवना गांव के रहने वाले थे। सन 2004 में रोशनलाल की निर्मला से शादी हो गई। वह उनसे उम्र में करीब 6 साल छोटी थी। निर्मला की शादी हुई तब वह 11वीं क्लास में पढ़ती थी। उन्होंने शादी के बाद निर्मला को एमए तक पढ़ाया, साथ ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करवाया। साल 2010 में जयपुर में पोस्टिंग होने पर रोशनलाल ने करधनी में एक प्लॉट लेकर अपना मकान बनवा लिया। उसी दौरान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नई आबादी रैना गांव के रहने वाले उमेश शर्मा ने भी रोशनलाल के पड़ोस में अपना मकान बनवाया। दोनों ने एक ही दिन अपने अपने मकान में गृह प्रवेश किया। उमेश शर्मा 2003 के आसपास जयपुर आया था। उमेश ने प्रॉपर्टी में काफ़ी पैसा कमाया। साल 2010 तक उसके पास करधनी इलाके में 2 मकान और अजमेर रोड पर बिचून में 15 बीघा ज़मीन थी। कई प्रॉपर्टीज़ में उसने मोटा इन्वेस्टमेंट लगा रखा था। इसके अलावा अब भी वह ठेकेदारी का काम करने लगा था। पड़ोसी होने के नाते उमेश व रोशनलाल के परिवार के बीच अच्छे रिलेशन थे। एक दूसरे के घर भी दोनों का आना जाना लगा रहता था। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आते थे। साल 2016 में उमेश और रोशनलाल सहित कॉलोनी के कई परिवार साथ में शिमला घूमने गए। इस दौरान शिमला में उमेश की निर्मला से नज़दीकियां बढ़ गई। शिमला से लौटने के कुछ दिनों बाद ही निर्मला के भाई की मौत हो गई। उस समय सांत्वना देने के लिए उमेश का पूरा परिवार कई बार निर्मला के घर गया। धीरे धीरे दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गए।
उनके नाजायज़ रिश्ते की भनक पड़ोसियों को भी लग गई। पड़ोसियों से होते हुए बात रोशनलाल तक पहुंची। रोशनलाल गुस्से में घर पहुंचा। निर्मला को प्यार से और डांट कर समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद दोनों परिवारों में झगड़े होने लगे। निर्मला से अवैध संबंधों को लेकर कई बार उमेश और रोशनलाल के बीच मारपीट की नौबत भी आ गई थी। नवंबर 2017 में उमेश गणेश नगर विस्तार करधनी का अपना मकान खाली कर मानसरोवर कॉलोनी में रजत पथ पर किराए के मकान में रहने लगा। उमेश ने रोशन के पड़ोस का अपना मकान किराए पर दे दिया था। उमेश भले ही रोशनलाल के मकान से करीब 20 किलोमीटर दूर रहने लगा था, लेकिन अब भी उसकी और निर्मला की फ़ोन पर बातचीत होती थी। इसके अलावा जब भी मौका मिलता, दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिल लेते थे। निर्मला जब भी उमेश से मिलती, उससे अपने पति रोशनलाल को रास्ते से हटाने की बात कहती थी, ताकि दोनों बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ रह सके। निर्मला के बार बार उकसाने पर उमेश ने तय कर लिया कि रोशनलाल को रास्ते से हटाना ही होगा। अप्रैल 2018 में उमेश ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले अपने सगे भाई राहुल शर्मा को रोशन की हत्या की जिम्मेदारी सौंप दी। उमेश ने इसके लिए राहुल को 4 लाख रुपए भी दिए। राहुल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मारपीट, लूट और वाहन चोरी के कई मामले दर्ज थे। राहुल ने जयपुर के जगतपुरा में टीएस टेक्सटाइल नाम से बेडशीट बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, जिसे उसे काफ़ी नुकसान हुआ और वह कर्ज में डूबा हुआ था। राहुल भी पहले गणेश नगर विस्तार में ही रहता था, बाद में वह जगतपुरा में रहने लग गया था। राहुल ने रोशनलाल के मर्डर के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शूटर शिवकांत उर्फ लालू, पप्पू कश्यप और विष्णु कश्यप नाम के बदमाशों से कांटेक्ट किया। बदमाश हथियार लेकर जयपुर पहुंच गए। राहुल ने 29 मई से 1 जून तक तीनों बदमाशों को जयपुर के एक होटल में ठहराया। राहुल ने मर्डर के लिए शूटर शिवकांत को 30,000 रुपये, विष्णु को 15,000 और पप्पू कश्यप को 10,000 रुपये एडवांस दिए थे। राहुल ने इन बदमाशों से रोशनलाल की, उनके मकान, सिटी बैंक और कोटपुतली के पास स्थित गांव की आसपास की रेकी करवाई थी। उमेश की रेकी के दौरान कई बार इन शूटरों के साथ जाता था। रेकी के दौरान निर्मला अपने पति के आने जाने की पूरी इन्फॉर्मेशन उमेश को देती रही। कई बार की कोशिशों के बावजूद शूटरों को रोशनलाल की हत्या का मौका नहीं मिला। बाद में तीनों शूटर जयपुर से वापस चले गए। 2 सप्ताह बाद ही राहुल ने फिरोजाबाद से तीनों शूटरों को फिर जयपुर बुलाया। उन्हें 15 और 16 जून को गोपालपुरा के एक होटल में ठहराया गया। इस बार भी राहुल और उमेश ने रोशनलाल की रेकी करवाई, लेकिन शूटर अपने काम को अंजाम नहीं दे सके। इस बीच शूटरों को पता चला कि राहुल तो केवल मोहरा है, रोशनलाल की जान तो उमेश लेना चाहता है और उमेश काफ़ी मोटा आसामी है। ऐसे में शूटर्स ने राहुल से रोशनलाल को मारने के एवज में अपनी डिमांड बढ़ाकर 15 लाख रुपए मांगे। राहुल उन दिनों कर्ज में डूबा हुआ था। रोशनलाल की सुपारी के नाम पर वह अपने भाई उमेश से 4 लाख रुपए पहले ही ले चुका था। दूसरी ओर निर्मला लगातार उमेश पर रोशन को मरवाने के लिए दबाव बना रही थी। इस पर उमेश ने अपने भाई राहुल और रोशनलाल की जल्द से जल्द हत्या करवाने या 4 लाख रुपए वापस लौटाने का दबाव बनाया। भाई पर दबाव बनाकर उमेश उत्तराखंड चला गया। उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही रोशनलाल का खेल खत्म हो जाएगा। अपने बचाव के लिए वह अपने साथी महेंद्र प्रताप उर्फ टीटू के साथ अल्मोड़ा में काम करने वाले अपने साले आकाश रावत के पास चला गया। महेंद्र प्रताप उर्फ टीटू को रोशनलाल की हत्या की साजिश के बारे में बताया। महेंद्र प्रताप उमेश के गांव के पास का ही रहने वाला था। दोनों भाइयों उमेश व राहुल का खास दोस्त था। उमेश ने महेंद्र प्रताप को काफ़ी पेमेंट भी दे रखा था। 18 सितंबर को निर्मला ने उमेश को फ़ोन किया। अब तक रोशनलाल का मर्डर नहीं होने पर उससे झगड़ा किया। इस पर उमेश ने अपने भाई राहुल को जल्द से जल्द रोशन की हत्या या पेमेंट करने का अल्टीमेटम दिया। उन दिनों राहुल का भांजा फरीदाबाद निवासी मनीष उर्फ सनी जयपुर आया हुआ था। आखिरकार राहुल ने अपने भांजे के साथ मिलकर रोशनलाल की हत्या करने का प्लान बनाया। राहुल ने मनीष के साथ मिलकर 19 सितंबर की रात करीब 9 बजे गोली मारकर रोशनलाल की हत्या कर दी। राहुल ने तुरंत उमेश को फ़ोन करके बताया कि उसने रोशन को मार दिया है। रोशन की मौत की सूचना मिलने के बाद
उमेश के साले आकाश ने राहुल के बैंक खातों में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। पुलिस ने रोशनलाल के मर्डर के मामले में उसकी पत्नी निर्मला और उसके भाई, उसके प्रेमी उमेश के अलावा जयपुर के करधनी इलाके में गणेश नगर विस्तार के रहने वाले महेंद्र प्रताप ओझा उर्फ टीटू, उमेश के साले आकाश और फिरोजाबाद के शूटर शिवकांत उर्फ लालू को गिरफ्तार कर लिया। आकाश रावत मूलतः आगरा के सिकंदरा थाना अंतर्गत शास्त्रीपुरम का रहने वाला था। वह मर्डर के वक्त उत्तराखंड में जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में रह रहा था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई राहुल की स्कूटी उसके घर से बरामद कर ली। पूछताछ में ये भी बात सामने आई कि रोशनलाल ने लोगों को करीब 50 लाख रुपए ब्याज पर दे रखे थे। निर्मला इस रकम के साथ साथ रोशनलाल की सारी प्रॉपर्टीज पर अपना हक चाहती थी। यही वजह थी कि तलाक लेने के बजाय उसने रोशनलाल का मर्डर करवा दिया। उमेश ने भी रोशनलाल से मोटी रकम पर ब्याज ले रखी थी। उमेश जानना चाहता था कि रोशनलाल ही नहीं रहेगा तो उसे ये पैसे कभी नहीं चुकाने पड़ेंगे। निर्मला की तरह उमेश ने भी पैसे के लिए रोशनलाल का मर्डर करवाया। यह निर्मला के सामने दिखावा करता है कि ये सब उसने प्यार के लिए किया है। उधर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उमेश और निर्मला के अवैध संबंधों के बारे में रोशनलाल को सबसे पहले उमेश की पत्नी ने ही बताया था। इसके ही दूसरे दिन रोशनलाल के घर में नया मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा देखा तो निर्मला ने बताया कि ये मोबाइल उमेश ने दिया है। रोशन ने मोबाइल में निर्मला और उमेश के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी देखी। रोशनलाल और निर्मला के 2 बेटियां और 1 बेटा था। अपने बच्चों के भविष्य और निर्मला का उमेश के प्रति झुकाव देखकर वह उन दोनों की शादी कराने के लिए भी तैयार हो गया था। दोनों पति पत्नी कोर्ट में भी पहुंच गए, लेकिन उमेश नहीं पहुंचा। इसके कुछ दिन बाद तक रोशन के घर में शांति रही। कुछ दिन बाद निर्मला फिर उमेश से मिलने लगी। एक दिन रोशन ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। निर्मला ने कहा कि उमेश ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। इस पर रोशन उसे उमेश के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराने के लिए थाने ले गया। निर्मला थाने तो चली गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। उसने रोशनलाल से वादा किया कि दोबारा उमेश से नहीं मिलेगी और लौट आई। कुछ दिन बाद निर्मला 3 साल के बेटे को गोद लेकर उमेश के साथ भागने के लिए घर से निकल गई। निबारू रोड पर वह उमेश से मिलने के बाद अपने रिश्तेदार के घर चली गई। बाद में रोशन उसे समझा बुझाकर घर ले आए। निर्मला उमेश के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि वे अपने प्रेमी और उसके रिश्तेदारों के जरिए पति को धमकी भरे फ़ोन करवाती, फिर खुद ही पड़ोसियों से जाकर कहती कि पति को कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। हत्या से करीब 1 सप्ताह पहले ही निर्मला और रोशन के बीच झगड़ा हुआ था। तब ये मामला पुलिस तक भी पहुंच गया था। रोशन ने उससे मिल रही धमकियों के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने मामले को सीरियस ना लेकर दोनों को समझाकर घर भेज दिया। पुलिस ने तब ये जानने की कोशिश नहीं की कि धमकियां कहां से मिल रही है। अगर पुलिस तब रोशनलाल की बातों को गंभीरता से लेकर इन्वेस्टिगेट करती तो शायद मर्डर की वारदात टल सकती थी। फिलहाल इस कोर्ट केस में ट्रायल चल रहा है। शूटर राहुल शर्मा और उसका भांजा फरीदाबाद निवासी मनीष उर्फ सनी अभी फरार है। बाकी सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और अभी वो जमानत पर छूटे भी हुए हैं। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।